मिडिल ईस्ट में 26 दिन से इसराइल और गाज़ा के अंदर जंग चल रही है और इसकी मुस्तकिल अपडेट्स हम हर रोज़ दे रहे हैं। ये जंग बढ़ती जा रही है और जंग का दायरा फैलता जा रहा है। 26वें दिन जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनमें से कुछ अहम डेवलपमेंट्स के बारे में हम यहाँ थोड़ा सा बताएंगे। जॉर्डन ने इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए और अपने सफ़ीर को जो एम्बेसडर हैं उनको वापस बुला लिया है। वही बीते दिन यानी कल मंगलवार को 31 अक्टूबर 2023 को इसराइल की फ़ौज ने और अमेरिका की फ़ौज ने गाज़ा में ज़मीनी रास्ते से रात के वक्त अंदर दाखिल होने की कोशिश की। हमास की तरफ से किए गए हमलों में गाज़ा में अब तक इसराइल के 14 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। 37 इसराइल के सैनिक जख्मी बताए जाते हैं और 5 टैंक वहाँ पर इसराइल के तबाह हुए हैं। जो हथियार लेकर के, जो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ और बुलडोज़र्स लेकर के इसराइल और अमेरिका की फ़ौज दाखिल हुई थी गाज़ा में, उनको छोड़ करके ये वापस रात को भागे। हमला बहुत ज़्यादा तीखा था और ये संभल नहीं पाए हमास के हमले के वक्त में। इस हमले पर दुनिया भर से इसराइल को अब नसीहतें मिल रही हैं और इसराइल के अंदर बवाल खड़े हो गए हैं। बहुत बड़े प्रोटेस्ट इसराइल के अंदर हो रहे हैं। कल से ही जैसे ही ये जानकारी मिली है कि वहाँ पर फर्दर और कैजुअल्टीज हुई हैं इसराइल के सैनिकों की। नेतन्याहू के ऊपर बहुत दबाव है और वहाँ के अवाम, इसराइल की अवाम नेतन्याहू से पद छोड़ने के लिए प्रेशर बना रही है, दबाव बना रही है कि वो इस्तीफ़ा दो। यमन के जो एक संगठन है हूती ने ऐलान कर दिया है जंग का इसराइल के ख़िलाफ़। यमन ने ऐलान किया एक तरह से, और यमन मुस्लिम देशों में पहला ऐसा मुल्क बना है जिसने इसराइल के ख़िलाफ़ जंग का खुलेआम ऐलान कर दिया और 5 मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल के ऊपर फायर किए, जिसमें से एक मिसाइल इसराइल के अंदर जाकर के गिरा है। जो हूती ने मिसाइल फायर किए हैं वो 2000 किलोमीटर दूर जाकर के इसराइल में गिरे हैं। बताते हैं कि इसराइल और यमन के दरमियान जो दूरी है वो 2000 किलोमीटर की है। तो हूती के पास बहुत अच्छे वाले वेपन्स मौजूद हैं और वो एक प्रॉक्सी माना जाता है ईरान की। हम अपनी रिपोर्ट्स में कई मरतबा ये बता चुके हैं कि ईरान के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली प्रॉक्सीज मौजूद हैं, जिसके खौफ से अमेरिका और यूरोप के जो मुल्क हैं जो ईरान के ख़िलाफ़ हमलावर होने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि ईरान से जंग हो, लेकिन वो ईरान की प्रॉक्सीज और ईरान की जो नेवल, उसने छोटी छोटी बोट्स बनाई हुई हैं, उनके डर से ईरान के ऊपर हमला नहीं करते हैं। ईरान ने जो ड्रोन बनाए हैं उनका नतीजा यूक्रेन की जंग में मौजूद है कि यूक्रेन को वहाँ पर उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया रूस की फ़ौज ने ईरान के ड्रोन से। तो ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं जैसे हिजबुल्लाह है, वो इस धरती पर, इस ज़मीन पर सबसे ताकतवर एक प्रॉक्सी है। हिजबुल्लाह लेबनान का एक राजनीतिक संगठन भी है और वो एक मिलिट्री भी है। 2.5 लाख फौज है हिजबुल्लाह की, जो एक्टिव फौज है, और तकरीबन इतनी ही उनकी रिजर्व फौज है। हिजबुल्लाह के पास हर तरह के हथियार मौजूद हैं। इसी तरह से हूती के पास हर तरह के मौजूद हैं। हूती एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि अंसारुल्लाह, यमन में अंसारुल्लाह जो है वो इनका पॉलिटिकल विंग है। तो दोनों तरफ से, इसी तरह से इराक में जो प्रॉक्सीज हैं वो भी तैयार बैठे हुए हैं इसराइल के ख़िलाफ़ मोर्चा खोलने के लिए। इसराइल कई तरफ से, क्योंकि नेतन्याहू ये समझता है कि सारी चीज़ें उसके इशारे पर चलेंगी और दुनिया उसके इशारे पर नाचेगी, तो उसके इशारे पर यूरोप के देश नाचेंगे और अमेरिका नाचेगा, और जो बाकी और हैं उनके अपने पिछलग्गू वो नाचेंगे। इस बार ये आर पार की सी जंग होने जा रही है। अगर नेतन्याहू ने यहाँ पर सरेंडर नहीं किया तो नेतन्याहू को सरेंडर करना पड़ेगा। उसको मार बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है
और वो इस वक्त जो मार पड़ी है उसके बाद बौखलाया हुआ है। चीखें निकल रही हैं नेतन्याहू की, और नेतन्याहू के ऊपर फटकारें पड़ रही हैं मुल्क के अंदर से। इसराइल के अंदर लोग बहुत गुस्से में हैं नेतन्याहू के जो एक्शन ये लिए जा रहे हैं। इसराइल की फ़ौज ने बीती रात भी गाज़ा में कई सारे हमले किए और वहाँ पर कैजुअल्टीज आम लोगों की मुस्तकिल हो रही हैं। जबलिया कैंप पर जो इन्होंने कल हमला किया था उसमें 500 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें हैं, ये हमने कल ही बताया था, और तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग वहाँ जख्मी हुए हैं। मलबे के अंदर अभी लोग दबे हुए हैं। 500 मीटर के दायरे में वहाँ कुछ भी नहीं बचा है, सब तहस नहस हो गया है। पूरी बिल्डिंग एक साथ गिर पड़ी है और जो लोग थे वो उसमें दबे। नेतन्याहू ने यूएन की मीटिंग के दौरान इसराइल ने अमेरिका को एक तरह से चेतावनी दी है और दुनिया को शायद चेतावनी देने की कोशिश की है कि वो इस जंग को न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी ले जा सकता है। अमेरिका को उसने नागासाकी और हिरोशिमा में जो अमेरिका ने हमले किए थे उसका याद दिलाया। तो नेतन्याहू चूँकि इस वक्त उसकी पोजीशन बहुत ही पुअर है, बहुत ही वीक है, और जंग जीतने के लिए वो कुछ सरप्राइज देने की कोशिश करने की मूड में हो सकता है। तो हो सकता है वो न्यूक्लियर हमला कर दे गाजा के ऊपर। साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगान ने मुस्लिम देशों से कहा है कि सारे मुस्लिम देश मिलकर के इसराइल के खिलाफ जंग का मोर्चा खोल दें और तुर्की इसमें साथ में लड़ने के लिए तैयार है। ईरान के जो लीडर हैं उनकी तरफ से भी बहुत सख्त बयान आया है और उन्होंने इसराइल को आड़े हाथों लेते हुए कहा है, और बल्कि पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को, कि ये सच और झूठ की जंग है, ये सत्य और असत्य की जंग है, और इस जंग में कामयाबी जो ईमान पर कायम है उन लोगों को मिलेगी। ईरान इसमें बहुत अहम रोल अदा कर रहा है और एक तरह से अनऑफिशियली ईरान इस जंग को लड़ भी रहा है, क्योंकि हूती ने जो हमला किया है वो ईरान से हरी झंडी मिलने के बाद। हिजबुल्लाह ने जो मोर्चा लिया हुआ है वो ईरान के कहने पर अभी सीरिया की तरफ से भी इसराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं, इराक की तरफ से भी हमले होंगे। तो 5 फ्रंट खुलेंगे, एक तो अंदर से और 4 बाहर से, और अगर हो सकता है आगे चल के ये जंग बढ़ती है तो और भी मुस्लिम देश, जॉर्डन शामिल हो सकता है, मिस्र इसमें शामिल हो सकता है, और भी तुर्की वगैरह जैसे दम भर रहे हैं, तो हो सकता है ये लोग भी इस जंग में पार्टिसिपेट करें। ये तब करेंगे जब अमेरिका किसी तरह का कोई दखल देने की कोशिश करेगा। अमेरिका के बहुत सारे वहाँ बेड़े तैनात मौजूद हैं इस वक्त अरेबियन ओशन में और पारस की खाड़ी में। बहुत सारी मुल्कों में, अरब के मुल्कों में उसके बेस मौजूद हैं। अमेरिका के 7000 से ज़्यादा सैनिक इसराइल में मौजूद हैं। 5000 इसराइल की सेना के साथ ज़मीनी कार्रवाइयों में, ऑपरेशंस में, गाजा में जो ऑपरेशंस की जा रहे हैं उसमें शामिल हैं। अमेरिकी मिलिट्री के बड़े बड़े कमांडर्स इस वक्त इसराइल पहुंचे हुए हैं और वो पूरी जंग को मॉनिटर कर रहे हैं। फ्रांस की तरफ से और यूके की तरफ से जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं वो लोग पहुंचे हुए हैं और वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किस तरह से हमले किए जाएं वो सारी तैयारियां करके, जो एक प्रोग्राम होता है, प्लानिंग होती है, उसको अंजाम दे रहे हैं। लेकिन चूंकि हमास ने एक अचंभा कर दिया है और वो अचंभा पूरी दुनिया को ही अचंभित कर रहा है कि ऐसा इसराइल के साथ हो कैसे गया। लोग मान नहीं सकते थे अब से पहले कि इसराइल के साथ कभी ऐसा होगा। और इसराइल के भी जो प्रधानमंत्री है उसका कहना यह है कि मुझको हमारी फौज ने बताया ही नहीं था, और उसने गुस्से में आकर के फौज के खिलाफ, मोसाद के खिलाफ बहुत कुछ बोला। बाद में अपने ट्वीट्स डिलीट किए और माफ़ी मांगी कि मैं फौज के साथ हूँ और ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बाद में बैलेंस करने की कोशिश की। तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं। अब नेतन्याहू जब से ये 14 लोग मरे हैं उसकी एक रिपोर्ट हम थोड़ा सा बता दें। ये BBC की रिपोर्ट है।
जो हम यहाँ पर पढ़ के बता रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश हमास के खिलाफ जंग जारी रखेगा और इसे जीतेगा। मंगलवार को गाजा में संघर्ष कर रहे इसराइल के 11 जवानों की मौत की पुष्टि हुई है। हम यहाँ पर 14 की पुष्टि की खबर बता रहे हैं, ये 11 की है। ये खबर पहले की है, जो हम बता रहे हैं वो अभी की खबर है। 14 की पुष्टि हो चुकी है। इसराइली सेना के मुताबिक मरने वाले सैनिकों की उम्र 19 से 24 साल के बीच है। बच्चों को भर्ती करके जंग लड़ने के लिए भेज दिया गया है, जैसे हमारे यहाँ पर अग्निवीरों की भर्ती हो रही है। इसके बाद अपने पहले बयान में इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, हम मुश्किल जंग लड़ रहे हैं, यह एक लंबी लड़ाई है, हमें इसमें अहम कामयाबी मिली है, लेकिन दर्द देने वाली क्षति भी हुई है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं हमारा हर सैनिक पूरी दुनिया के बराबर है, हर सैनिक पूरी दुनिया के बराबर है। कोई तुक है किसी चीज की, जमीन आसमान के खुलाबे। नेतन्याहू ने कहा कि एक देश के तौर पर पूरा इसराइल आपको और आपके परिवार को गले लगाता है। तहे दिल से हम आपके साथ हैं, आपकी दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के लोगों से मैं वादा करता हूं कि हम मिशन पूरा होने तक चलते रहेंगे, हम जीत मिलने तक लड़ते रहेंगे। जवालिया कैंप में जो इन्होंने हमला किया था, उसके बाद दुनिया भर की बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहाँ पर बड़े बड़े प्रोटेस्ट इस वक्त लंदन में, फ्रांस में, अमेरिका में और दुनिया भर के देशों में हो रहे हैं। इटली की मिनिस्टर्स, अमेरिका के एमपी, अमेरिका के दूसरे जो लीडर्स हैं, वो अमेरिकी पॉलिसी पर सवाल उठा रहे हैं। हमास ने इस दौरान कई सारे अपने वीडियो जारी करके अपनी सैन्य शक्ति दिखाने की कोशिश की है, और उन्होंने इन वीडियोस में जो उनके पास हथियार मौजूद हैं उनकी एक तरह से डिमोन्स्ट्रेशन किया है, जिसमें हमास के पास अल आसिफ नाम से एक टॉर्पीडो है जो समंदर के अंदर से हमला करता है। उसका उन्होंने एग्जीबिशन किया है। समंदर के अंदर किस तरह से वो कार्रवाई करता है, इसको दिखाया है। साथ ही अपने कई ड्रोन उन्होंने दिखाए हैं, टनल्स के वीडियो उन्होंने दिखाए कि हमारी टनल्स किस तरह की हैं। इसके बाद से अमेरिका और इसराइल और ज़्यादा टेंशन में है कि इनके पास जो वेपन है बहुत, और एक मिसाइल का भी उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है। उस मिसाइल के बारे में बताया जाता है कि वो 700 किलोमीटर तक मार कर सकती है, 2000 केजी का वार लोड अपने साथ ले जा सकती है। 2000 केजी बहुत ज़्यादा होता है, वो वार लोड अपने साथ ले जा सकती है। और इसराइल के जितने भी शहर हैं सब इसकी जद में आते हैं। ये इसकी एक रिपोर्ट है, वो पढ़ के सुनाते हैं आपको। गाजा युद्ध के दौरान फिलिस्तीन के संगठन हमास की सैन्य शाखा कसास ब्रिगेड ने ऐसा धमाका किया है जिससे तेल अवीव के साथ साथ व्हाइट हाउस में बैठे अमेरिकी अधिकारियों के भी होश उड़ गए हैं। जिस तरह आतंकी अवैध इस्राएली शासन गाजा पर हमले कर रहा है, उसको देखते हुए कोई भी यह नहीं सोच सकता है कि वहाँ मौजूद लोग किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। इस समय गाजा में हर ओर मातम छाया हुआ है। जिस तरफ नज़र उठाकर देखें या किसी शहीद का शव दिखाई देगा या फिर घायलों की चीख पुकार सुनाई देगी। इस बीच हमास की सैन्य शाखा के जाले लगातार इस्राएली शासन के आतंकवादी सैनिकों का मुकाबला कर रहे हैं और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। वहीं कसास ब्रिगेड ने एक और रक्षात्मक सफलता प्राप्त करते हुए दुश्मनों को चौंका दिया है, जिसका हम अल आसिफ नाम का जो टॉर्पीडो है जिसकी बात कर रहे हैं, उसको उन्होंने समुद्र से लॉन्च किया है। हमास की सैन्य शाखा कसास ब्रिगेड द्वारा जारी की गई वीडियो में इस गाइडेड टॉर्पीडो की लॉन्चिंग दिखाई गई है। कसास ब्रिगेड की ओर से जारी किए गए वीडियो में यह भी घोषणा की गई है कि अल आसिफ गाइडेड टॉर्पीडो की
को मौजूद युद्ध के दौरान पहली बार पेश किया गया है। कसास ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि हमने इस टॉर्पीडो का इस्तेमाल दुश्मन के नौसैनिक ठिकानों के खिलाफ करना शुरू कर दिया है। बता दें कि गाइडेड टॉर्पीडो का वीडियो सामने आते ही तेल अवीव और वाशिंगटन में हाहाकार मचा हुआ है। ये वीडियो हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसके बाद। एक और खबर है वो भारत से है, क्योंकि जंग गाजा में चल रही है, इसराइल और फ़लस्तीन के बीच चल रही है। भारत के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ। प्रधानमंत्री मोदी साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ, और भारत अमेरिकी क्लब में इस वक्त शामिल है। रूस से भी अच्छी दोस्ती है, चीन से मामला अच्छे नहीं है, लेकिन रूस से भारत की दोस्ती अच्छी है। भारत के अंदर इसराइल को लेकर के एक वर्ग विशेष के कुछ लोगों के अंदर जो एक संगठन विशेष के से संबंध रखते हैं, उनमें बड़ी हमदर्दी है इसराइल को लेकर के और नेतन्याहू को लेकर। तो एक खबर, चूँकि अब ये जंग चल रही है तो भारत में इस जंग का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि भारत में चुनाव भी हो रहे हैं, तो इसमें इस्तेमाल ना हो तो वो ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में एक रैली की। उस रैली में उन्होंने हमास को और तालिबान को निशाने पर लेते हुए कुछ बातें कहीं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अराजकता और आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। क्या कहती है? अराजकता और आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। राजस्थान के अलवर में ये रैली थी, जहां योगी आदित्यनाथ ने इसराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तालिबान का उपचार यानी इलाज तो बजरंग बली की गदा ही है। जो हनुमान जी के पास गदा रहती है, वो गदा जो है तालिबान का इलाज है। अमेरिका ने भी इलाज किया बहुत अच्छा वाला 20 साल तक। देख रहे हैं इस समय गाजा में इसराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, सटीक एकदम निशाना मार के। उन्होंने कहा कि अराजकता और गुंडागर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। गुंडागर्दी और अराजकता के साथ वोट बैंक की राजनीति जुड़ जाती है तो एक गरीब, एक निरीह, एक महिला, एक व्यापारी और पूरा सभ्य समाज उसकी चपेट में आ जाता है। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था के मामले में अपनी सरकार का जिक्र करते हुए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया। भारत में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इस पर हम किसी वक्त रिपोर्ट करना शुरू करेंगे। अभी चूंकि हम आजकल गाजा की अपडेट्स वगैरह पर हैं, तो इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया। हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी भी किसी दिन इस पर कोई बात कहें। मसला ये है कि अभी एक घटना हुई केरल में। वहाँ एक ईसाई समाज के लोगों का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें ब्लास्ट हो जाते हैं। उस ब्लास्ट के बाद फ़ौरन एक कम्युनिटी निशाने पर आ जाती है। तो इसराइल के साथ बड़ी हमदर्दियाँ हैं, लोगों को होनी चाहिए। कम से कम उन लोगों के साथ जिनके साथ जान माल का नुकसान हो रहा है, उनके साथ हम लोग भी हमदर्दी जाहिर करते हैं हर जगह, और अफसोस जाहिर करते हैं अगर कहीं कोई मारा जाता है। किसी के साथ भी कोई इनह्यूमन एक्ट होता है तो वो सच में तकलीफ के लायक होता है। हर इंसान को उस पर अफसोस करना चाहिए, लेकिन बात इंसाफ की भी हो। अब ये तो कोई बात नहीं हो सकती कि इसराइल चूँकि एक अमेरिका का बहुत करीबी है, और बल्कि अमेरिका का एक स्टेट की तरह है वो, जैसे कोई राज्य होता है तो अमेरिका के राज्य की तरह है, जिसको अमेरिका ही गवर्न करता है। वहाँ पर इनको एक इंडिपेंडेंट हैसियत मिली हुई है नेतन्याहू को, लेकिन सारी चीज़ें तो अमेरिका ही से तय होती हैं। अब अमेरिका का कितना अच्छा रोल है इस दुनिया में अमन कायम करने के लिए, अमेरिका के जो साथी देश हैं उनका कितना अच्छा रोल है। सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ इन तमाम देशों ने और इनके पिछड़कू देशों ने, इनके चमचों ने
क्या क्या बातें नहीं कही थी कि उसके पास मैकेनिकल, उसके पास केमिकल, उसके पास बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसलिए सद्दाम हुसैन की सरकार का गिरना बहुत ज़रूरी है, सद्दाम हुसैन का सफाया बहुत ज़रूरी है। जंग होती है, इराक जंग हार जाता है, सद्दाम हुसैन गिरफ्तार हो जाते हैं, सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी जाती है। उसके बाद फिर ये लोग माफ़ी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमको सूचना है, हमारी एजेंसियों ने गलत दी थी, वहाँ कुछ नहीं मिला। ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर उस पर माफ़ी मांगता है, अमेरिका उस पर माफ़ी मांगता है। हमारे यहाँ अब यह है कि जो एक चीज़ होती है, जो कुछ अमेरिका कह देता है या यूरोप के देश कह देते हैं, तो वो एकदम मोहर लगी, ठप्पा लगी हुई, एकदम क्वालिटी का प्रोडक्ट माना जाता है। वरना ऐसा कहीं होता है कि कब्रिस्तान से निकाल के, कब्रों से निकाल करके बलात्कार करने की बातें होती हों जिस समाज में लोगों को तरह तरह से प्रताड़ित करने की बातें होती हों, जहां हजारों लोगों को, मासूम बच्चों की जानें ली जा रही है। आप वीडियो देखिए इसराइल के जो जुल्म हुए हैं फ़लस्तीन के अंदर इस दौरान 26 दिन के अंदर, आप उनकी तस्वीरें देख करके इंसान के आंसू निकल आएंगे। वहाँ की जो चीखें हैं बच्चों की, उनकी तस्वीरें आप नहीं देख सकते हैं कोई भी। सभ्य समाज, आतंकवाद से मुकाबला। मासूम बच्चा जो 2 महीने का है वो आतंकवादी है। इसराइल का प्रेसिडेंट, इसराइल का प्राइम मिनिस्टर, इसराइल के मिनिस्टर्स, इसराइल का सभ्य समाज, जितने भी फ़लस्तीनी हैं सबको आतंकवादी कह रहा है। ये सब आतंकवादी हैं। सभ्य समाज, वो सभ्य समाज आतंकवाद से लड़ रहा है जो 2 महीने का मासूम बच्चा है, जो अभी बिल्कुल पैरों से चलना सीख रहा है, जिसकी उम्र 3 साल है, 5 साल है, 7 साल है, वो आतंकवादी हैं। सभ्य समाज, कब्रों से निकाल करके बलात्कार, कोई भी किसी भी चीज़ को आप कब्जा कर लो, क्योंकि आप ताकत में, इसराइल का यही है। मस्जिद गिरा दो, मस्जिद पर कब्जा कर लो, जो दिल चाहे करो। तो ये दुनिया इसी तरह के इस दुनिया में इसी तरह के सभ्य समाज है, सभ्य लोग हैं। मारेंगे, काटेंगे और अपने आप को बताएंगे कि हम बहुत पाक साफ, बड़े पवित्र और हम कानून का पालन करने वाले और इंसानियत की बात करने वाले लोग हैं। तो ये ताकत का जोंग हुआ करता है और इंसान ताकत में पागल हो जाते हैं, बावले हो जाते हैं वो लोग। नेतन्याहू की हालत ऐसी ही है और नेतन्याहू के जैसे और लोग हैं। आप देखेंगे ये जंग थोड़ी सी और अगर लंबी चली, 1, 1.5, 2 महीने, तो इसराइल का वो अंजाम होगा कि दुनिया देखेगी और ये एक नज़ीर बनेगा पूरी दुनिया के लिए कि इस तरह का किसी को नहीं करना चाहिए नाइंसाफ़ी। आप पूरा मुल्क घेरे ले रहे हो, आपने तमाम मस्जिदें ढा दी हो, अस्पताल आपने गिरा दिए, स्कूल गिरा दिए, इमारतें गिरा दी, रिहायशी इमारतों पे आप हमले कर रहे हैं, कह रहे हैं ये आतंकवादी रह रहे हैं। करिए आप, आपके पास ताकत है, अमेरिका आपका बाप बैठा हुआ है। बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे एक ही दरख्वास्त है, वीडियो को सब्सक्राइब करने में, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करने में एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। आप अगर किसी जंग के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी बात या जो खबरें होती हैं, जो जानकारी होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। उससे बहुत मुमकिन हुआ करे तो आप शेयर भी कर दिया करें। बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।